गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं विजयदशमी की, ये दर्शाता है धर्म की अधर्म के ऊपर जीत। ये दर्शाता है अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत। अब आप सब लोग आज के समय भी इस पर्टिकुलर त्यौहार की इंपॉर्टेंस जानते होंगे। दोस्तों, आज के समय के ऊपर बहुत सारे इवल्स हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे करप्शन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, वायलेंस हो गया। तो इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पे ख़त्म करना है भारत देश के अंदर। साथ ही साथ जो भगवान राम का जीवन था, उनसे हमें पुरुषोत्तम भगवान जो थे पुरुषोत्तम राम जी, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ 9 दिन का जो नवरात्रि फेस्टिवल था, उसका एंड होता है विजयदशमी के दिन के ऊपर, एंड इसीलिए दिन अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है। उसके साथ ही दोस्तों, जैसे आज 2 अक्टूबर भी है, एंड इस तारीख को हम लोग शास्त्री जयंती और गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल में अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो इनका जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1904 2 अक्टूबर को हुआ था। एंड डेफिनेटली दोस्तों, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में जो सर्व किया, तो हमारे देश को सुदृढ़ करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। आप सब लोग जय जवान जय किसान के नारे के बारे में जानते होंगे। वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था अपने फार्मर्स को, अपने सोल्जर्स का जो मोराल है उसको बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ सेल्फ सफिशेंसी की तरफ भारत को लेके गए ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से। ऑपरेशन फ्लड की भी जो स्टार्टिंग थी वो इन्हीं के टाइम के ऊपर हमें होती हुई देखने को मिलती है। एंड इनकी ज़िंदगी से ना हम एथिक्स बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। दरअसल में 1956 के अंदर ना एक रेलवे हादसा हुआ था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे। अब देखो, इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए रेल मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। ऐसे भारत की पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी के बहुत ही कम उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, और इन्होंने अपनी सिंपल ज़िंदगी से जो देश के ऊपर इम्पैक्ट किया है वो बिल्कुल लाजवाब है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के तौर के ऊपर भी सेलिब्रेट करते हैं। अब दोस्तों, गांधी जी का जो जीवन था वो हम सब लोग पढ़ते भी हैं कि किस तरह से गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के पथ के ऊपर चलते हुए भारत देश को आज़ादी दिलाने के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। इनफैक्ट 2007 के अंदर गांधी जयंती को हम लोग सेलिब्रेट करने लग गए एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 2007 में दरअसल में यूएन ने ना 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन पर्सनैलिटीज़ से, एंड साथ साथ आज की जो तारीख है उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, डेट है 2 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सी सेट बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है, एंड इस सी सेट बैच के माध्यम से मेरी कोशिश यही है कि आपका तीनों सेक्शंस, जैसे आपका क्वांट, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे सेक्शन में आप काफ़ी अच्छे हो पाएँ, ताकि किसी बच्चे को सी सेट में कोई भी परेशानी ना रहे। जैसे कई बच्चों को डर लगता है सी सेट के अंदर, तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बैच के अंदर आपके हम कॉन्सेप्ट तो अच्छे करेंगे प्लस एट द सेम टाइम डीपीपीस के माध्यम से प्रैक्टिस, आपके सेक्शनल टेस्ट, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन इसी बैच के माध्यम से हो जाएगी। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर बैच का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए, पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है 100 ईयर्स ऑफ यूपीएससी के बारे में। दोस्तों, कल बहुत एक बड़ा दिन भी था, ठीक है। दरअसल में कल पहली बार ऐसा हुआ कि यूपीएससी के चेयरपर्सन मीडिया के सामने आए, एंड उन्होंने जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे उनको लिया एंड उनको एड्रेस करने की कोशिश करी। दरअसल में क्या है, यूपीएससी क्रिएट हुआ था आपका 1926 के अंदर, तो 100वां साल स्टार्ट हो गया है यूपीएससी के बने हुए होने का, एंड दैट इज़ वाई कल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। तो हमें यूपीएससी के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, यूपीएससी भारत की सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। अब आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, एक तो यूपीएससी चेयरपर्सन होते हैं और साथ साथ इसमें मेंबर्स होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। अब संविधान ने मेंबर्स का नंबर नहीं मेंशन कर रखा, ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि कितने मेंबर्स होंगे यूपीएससी के अंदर। साथ ही साथ कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस इतना लिखा हुआ है कि एटलीस्ट हाफ, कम से कम आधे जो मेंबर्स हो ना
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत या फिर किसी स्टेट के अंतर्गत 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए उन्होंने सर्व किया होना चाहिए, पर ये कंडीशन केवल एटलीस्ट हाफ मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। बाकी इसके अलावा उनकी जो चेयरमैन की कंडीशंस हैं, मेंबर्स हैं, स्टाफ है, उनकी सर्विस कंडीशंस जो हैं वो सारी प्रेसिडेंट ही यहाँ पे डिटर्मिन करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करिएगा, यूपीएससी को इंडिपेंडेंस देने के लिए हमने यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको प्रोवाइड किया है। जैसे जो एज होती है वो होती है 65 ईयर्स, और जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा सर्विस कंडीशन जो भी होती हैं उनको उनके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जो सैलरीज़ हैं, अलाउंसेस हैं, पेंशन्स हैं चेयरमैन, मेंबर और स्टाफ की, वो चार्ज रहती हैं, मतलब इनके ऊपर वोट नहीं किया जा सकता। दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो चेयरपर्सन होंगे, जो चेयरमैन होते हैं, वो और एम्प्लॉयमेंट, फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट नहीं कर सकते, मतलब रिटायरमेंट के बाद वो कहीं और सरकारी पद के ऊपर यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो मेंबर्स जो होते हैं ना, वो या तो यूपीएससी के चेयरपर्सन बन सकते हैं या फिर स्टेट पीएससी के चेयरपर्सन बन सकते हैं, दैट इज़ अलाउड। बट इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वो नहीं ले सकते। इसके अलावा उनकी एक टर्म कंप्लीट होगी तो दूसरी टर्म के लिए वो एलिजिबल नहीं होते, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आप जानते हैं कि ये जो आपका यूपीएससी है ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और यूनियन टेरिटरी सर्विसेज के लिए। साथ ही साथ स्टेट्स को मदद करता है रिक्रूटमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग, एंड प्रेसिडेंट अगर उनको कोई काम देते हैं तो वो उनको करना होता है। एंड इसके अलावा इनका एडवाइजरी रोल होता है कि किस तरह से सरकार को एडवाइस देनी है रिक्रूटमेंट के तरीक़ों के ऊपर, अपॉइंटमेंट के ऊपर, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, अलग अलग डिसिप्लिनरी केसेस के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट चाहे तो यूपीएससी के रोल को बढ़ा सकता है। हर साल यूपीएससी एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं जो कि पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है। अगर पार्लियामेंट उसकी एडवाइस नहीं मानता तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे रीजंस भी बताने होते हैं कि क्या रीज़न रहा एडवाइस ना एक्सेप्ट करने का। लास्टली कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे चीज़ें मेंशन भी हैं। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एज वेल एज स्टेट, तो स्टेट पीएससी भी आपकी होती हैं, उनको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आर्टिकल 320 इनके मेजर फंक्शंस को यहाँ पे बताता है, एंड टेन्योर की भी यहाँ पे बात की गई है। अब दोस्तों समय समय के ऊपर क्या होता है ना कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए कमेटीज़ बनी हैं। जैसे कुछ फेमस कमेटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1976 के अंदर कोठारी कमेटी बनी थी, जिन्होंने बात करी थी कि 3 स्टेज का एग्ज़ाम सिस्टम होना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जो कि आज के समय हमें देखने को मिलता भी है। इसके अलावा सतीश चंद्रा कमेटी 1989 में थी, इन्होंने बात की थी एसए पेपर को इंट्रोड्यूस करने की, और साथ साथ ये तो होता भी है आज, ठीक है, 250 नंबर का आपका एसए पेपर होता है, प्लस पीटी जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसके वेटेज बढ़ाने की हमने बात की थी। अलग कमेटी ने यहाँ पे बात की थी एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्टिंग, जो हम सीसेट की बात करते हैं ना, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब आए, ये अलग कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था। उसके अलावा होता कमेटी की बात करें तो इन्होंने देखो बात की थी कि भाई हमें ना आपकी सिविल सर्विसेज के अंदर चीज़ें बेहतर करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करो। देखो और साथ ही साथ ना प्रैक्टिसेस लेके आओ, अच्छी एचआर प्रैक्टिसेस। इसका मीनिंग पता क्या है कि कैसे एक पर्सन का प्रमोशन होगा, उनको थोड़ा बेहतर करो, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम अच्छा करो, 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए, अच्छे से उस बंदे को इवेल्युएट करो कि उसने कैसा काम किया है, उसके बेसिस के ऊपर उसके यहाँ पे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली प्रमोशंस होनी चाहिए। फिर उसके अलावा निगाह बेकर कमेटी जो है ना, उन्होंने मेन स्ट्रक्चर को रिव्यू किया और उन्होंने बताया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम की जानी चाहिए। ऐसा यहाँ पे कुछ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ को यहाँ पे बताया गया है। आगे आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है इंडिया री इलेक्टेड टू ICAO काउंसिल। थोड़ा समझते हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये दरअसल में एक स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है जो कि 1944 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी बाय द शिकागो कन्वेंशन। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कल को ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शिकागो कन्वेंशन किसके रिलेटेड में है, तो पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के अंदर इस कन्वेंशन का यहाँ पे रोल था। इसके हेडक्वार्टर ICAO के आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिल जाएंगे। अब देखो नाम में क्या है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या करेगा, खुद ज़रा सोचा करो। देखो ये यही काम करेगा कि आपके जो सिविल एविएशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करना इसकी जिम्मेदारी है, प्लस एट द सेम टाइम
अलग अलग देश जो इसके मेंबर्स हैं, जैसे 193 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, वो साथ में मिलकर कैसे कॉपरेशन के साथ काम कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना। साथ में ही अगर हम बात करें सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करना, तो ये सारा काम कौन देखता है? ICAO ही देखता है। अब ICAO में ना अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे एक तो है इनकी असेंबली। असेंबली में क्या होगा? असेंबली में जैसे आपके मैंने बताया ना 193 मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स आपके असेंबली के अंतर्गत होंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉलिसी को अप्रूव करना, बजट को अडॉप्ट करना, ठीक है, वो सब काम करेंगे। फिर इनके अंतर्गत एक काउंसिल काम करती है। काउंसिल आप ऐसा कह लोगे जिसे वो गवर्निंग बॉडी होती है। अब गवर्निंग बॉडी होगी तो यहाँ पे इसका काम आप नोटिस कर पाओगे कि एविएशन पॉलिसीज़ को बनाना, उनको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, टेक्निकल मैटर्स को देखना। अब काउंसिल में सारे मेंबर नहीं होंगे, काउंसिल में 36 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इसी के इलेक्शंस होते हैं और भारत यहीं पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल के री इलेक्ट हुआ है। तो ये जो 36 मेंबर है ना, इसमें भारत फिर से यहाँ पे इसका मेंबर बन चुका है। तो इसमें 3 पार्ट्स होंगे कि किस तरह से एयर ट्रांसपोर्ट्स के जो चीफ इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसके स्टेट्स हो गया। पार्ट 2 के अंदर कुछ और स्टेट्स होती हैं जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं एयर नेविगेशन फैसिलिटीज़ के अंदर। एंड पार्ट 3 में जो जोग्राफिकली एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं, मान लो एशिया पैसिफिक इस तरह से रीजन को। तो इस तरह से 36 मेंबर स्टेट्स आपको काउंसिल के अंदर देखने को मिल जाती हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पे काउंसिल का इंपॉर्टेंट काम है SARP को फॉर्मुलेट करना, दैट इज स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। SARP की क्या करना चाहिए, किस तरह की प्रैक्टिस हमें फॉलो करना है, वो यहाँ पे ICAO ही दरअसल में फॉर्मुलेट करता है। तो इंडिया इसी में यहाँ पे री इलेक्ट हुआ है। बाकी और भी बॉडीज़ हैं, जैसे एयर नेविगेशन कमीशन हो गया, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी सब बॉडीज़, बट सेक्रेटरीट हो गया, कमिटीज़ ऑफ काउंसिल हो गया, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ICAO काउंसिल इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, भारत ICAO का फाउंडिंग मेंबर है सिंस 1944। पिछली बार हम 2022 में भी हमें यहाँ पे काउंसिल का मेंबर बनने का मौका मिला था। एंड अब हम 2025 में फिर से इसके मेंबर बने हैं और पिछली बार से भी ज़्यादा नंबर्स हमें यहाँ पे मिले हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत की लीडरशिप के ऊपर बाकी और देशों को भी भरोसा है। तो इंडिया अच्छे से पॉलिसी डेवलपमेंट के अंदर आपका कंट्रीब्यूट कर पाएगा, इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएगा काउंसिल का मेंबर होने के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ मोंडिया कल्ट। थोड़ा पहले तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि ये मोंडिया कल्ट का आखिर मीनिंग क्या है। देखो, मोंडिया कल्ट दरअसल में यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है आपका मोंडिया कल्ट। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या हुआ। देखो, एक्चुअली पता क्या है, हमें थोड़ा सा इसके पास्ट में जाना पड़ेगा। तो आप नोटिस कर पाओगे कि अगर हम 1982 में जाते हैं ना, तो 1982 में मैक्सिको सिटी के अंदर यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। अब उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कल्चर के बारे में बात करी कि भाई कल्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि कल्चर तो एक पब्लिक गुड की तरह है। तो कल्चर को हमें प्रिजर्व करना, कल्चर को आइडेंटिटी के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिंक करना, ये सारा यहाँ पे फोकस हमें यहाँ पे आता हुआ देखने को मिलता है। तो 1982 के बाद वापस और मीटिंग्स हुई, जैसे 2022 में एक मीटिंग हुई थी। फिर उसी तरह से अब 2025 के अंदर यहाँ पे आपको मोंडिया कल्ट की यहाँ पे आपको कॉन्फ्रेंस होती हुई देखने को मिली। फिर से कोशिश यही है कि कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग हम पॉलिसीज़ बना पाएँ, कल्चर को कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिंक करें, कल्चर के अंदर इंटरनेशनल कॉपरेशन आ पाए, ये सारा फोकस यहाँ पे रहा। अब जैसे आप लोग जानते होंगे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, तो SDG 11 की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में। तो बट यहाँ मोंडिया कल्ट का ऐसा बोलना है कि आप सस्टेनेबल सिटीज़ की बात तो कर रहे हो, पर इसमें कल्चर को भी आप साथ में इंटीग्रेट करो। कल्चरल राइट्स लोगों के, इंडिजिनियस लोगों के, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। कल्चर को आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म करो, उनको और बेहतर करो। साथ ही साथ कोविड के बाद जो समस्याएं आई हैं आर्टिस्ट को, उनको यहाँ पे समस्याओं को सॉल्व करना है ताकि कल्चर हमारा प्रिजर्व रहे। तो ये है मोंडिया कल्ट इस तरह से। तो दुनिया की आप सबसे बड़ी लार्जेस्ट कल्चरल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस जो होती है वो मोंडिया कल्ट ही होती है। एंड भारत ने भी यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, और बल्कि भारत तो चेयर की तरह काम किया ऑफ द एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश यही है कि 2030 का हमारा जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसके बाद भी कल्चर हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए आफ्टर 2030, क्योंकि कल्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ के रखती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे फर्दर कंट्रीब्यूट करेगी। तो 6 प्रायोरिटी थीम्स हमने यहाँ पे बनाई हैं इसके अंतर्गत, दैट इज़ योर कल्चरल राइट्स, सबको एक्सेस मिले, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का कल्चर में इस्तेमाल करें, कल्चर और एजुकेशन को हम जोड़ें ताकि लोगों में कल्चरल वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आ पाएँ।
इकोनॉमी ऐसी बनाएं कल्चर के आसपास तो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज उससे बेहतर हो पाएंगी। कल्चर और क्लाइमेट को साथ में जोड़ के देखें सस्टेनेबिलिटी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज़। उसके अलावा कल्चर को हम प्रिजर्व करें इवन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर, ये यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी थीम्स हैं। एंड इसके 2 फोकस एरियाज़ हैं, एक है कल्चर फॉर पीस और दूसरा है AI एंड कल्चर। बेसिकली एथिकली इंटीग्रेट करें हम AI को कल्चरल डोमेन्स के अंदर। तो भारत ने एशिया पैसिफिक ग्रुप के तौर के ऊपर यहाँ पे चेयर किया एंड भारत ने क्लियरली बोला कि हमारा जो कल्चर है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये कुछ बात है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो है इंडिया भूटान क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये टॉपिक आपको थोड़ा लोकेशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। दरअसल में यहाँ पे ना आपको असम के अंदर एक तो कोकराझार देखने को मिलेगा एंड आपको भूटान के अंदर आपको एक सिटी देखने को मिलती है, दैट इज़ जेलेफू सिटी, ठीक है ना। अब ये जो सिटी है ना जेलेफू, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माइंडफुलनेस। दरअसल में इस सिटी को माइंडफुलनेस सिटी भी यहाँ पे बोला जाता है। माइंडफुलनेस सिटी का मतलब क्या, देखो भूटान की ना कोशिश पता क्या है कि किसी एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बट इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो। बेसिकली भूटान का कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के ऊपर, ठीक है। तो वो तभी अच्छी हो पाएगी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जब हमने इकोनॉमी के साथ साथ इनोवेशन को, सस्टेनेबिलिटी को और हैप्पीनेस को भी इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो जेलेफू सिटी का बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है इस तरह की चीज़ों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम द रिवर्स। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, भारत ने 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अनाउंस किए हैं। एक तो आपका हो गया कोकराझार से जेलेफू एंड उसके अलावा जो दूसरा है दैट इज़ योर बनरहाट इन वेस्ट बंगाल टू सामसे इन भूटान। तो ये 2 पर्टिकुलर आपको क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये आपके इंडिया और भूटान के बीच में है। कल को ऐसे ये प्लेसेस इन न्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि बनारहाट इज़ इन वेस्ट बंगाल एंड सामसे इज़ इन भूटान। तो जैसे आपका जेलेफू था ये माइंडफुलनेस सिटी सी, और जो सामसे है यहाँ पे तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये दरअसल में एक इंडस्ट्रियल हब है काफ़ी बड़ा। तो इससे कहीं ना कहीं ट्रेड भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी बेहतर हो पाएगा। दोनों देशों के बीच में जो लोगों की मूवमेंट आसान हो पाएगी, गुड्स की मूवमेंट आसान हो पाएगी। तो लोकल पॉपुलेशन के लिए काफ़ी अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ से बन के निकलेंगी। तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि जो कोकराझार जेलेफू लाइन है इसमें 6 स्टेशन होंगे। नो नीड टू रिमेंबर दीज डिटेल्स, बट ये वाली डिटेल्स आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो 4000 करोड़ के इस तरह से आपको ये प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। दोनों लाइंस को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। मॉडर्न ट्रेन जैसे आपका वंदे भारत ट्रेन हो गया उनका इस्तेमाल होगा, और साथ ही साथ जो भूटान के लोग हैं ना वो यहाँ पे ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पे मदद करेंगे इन पर्टिकुलर ट्रेन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इससे भारत और भूटान दोनों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। अगला दोस्तों जो टॉपिक है हमारे सामने वो वेनेजुला के रिगार्डिंग है। अब देखो वेनेजुला के बारे में ना कई बार आप लोगों ने इकोनॉमी में सुना होगा। जब हम बात करते हैं ना वेनेजुला की तो आप लोग जानते होंगे कि वेनेजुला जो कंट्री है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। ये तो आपको पता भी है, इनफैक्ट एक बार चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो वेनेजुला जब हम बात करेंगे तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका ईस्ट में यहाँ पे गुआना कंट्री है, यहाँ पे साउथ में आपका ब्राज़ील हो गया एंड यहाँ पे आपका वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के अंदर आपको कोलंबिया देश आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसका जो यहाँ पे मैरीटाइम की बात करें तो कैरिबियन सी के साथ ये इस तरह से मैरीटाइम ये टच करता है। पर वेनेजुला की इकॉनमी की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि वेनेजुला ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, ओवर डिपेंडेंस आप इसको कह सकते हो। फिर 2014 के बाद जब ऑयल प्राइसेस क्रैश होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है वेनेजुला में। इनफैक्ट वेनेजुला में करप्शन के भी बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत क्लासिक केस निकल के आता है यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन का। लाखों परसेंटेज की, ठीक है, आपकी यहाँ पे इन्फ्लेशन क्रॉस हो जाती है। तो बहुत बड़ा क्राइसिस आपका यहाँ पे आ जाता है वेनेजुला के अंदर। फिर आपका जो यूएस है वो भी यहाँ पे सैंक्शन लगा देता है। इनफैक्ट आज के समय में वेनेजुला सैंक्शंस के अंतर्गत ही है। अब यहाँ पे रिसेंटली क्या किया गया है ना, यूएस के द्वारा कुछ यहाँ पे जो वेनेजुलन ड्रग बोर्ड्स है ना उनके ऊपर स्ट्राइक्स करी गई हैं। बेसिकली एक स्ट्राइक हुई थी 2 सितंबर को, तब यूएस मिलिट्री ने एक एयर स्ट्राइक करके कुछ आपकी जो वेनेजुला से कुछ नारकोटिक्स यहाँ पे सप्लाई किए जा रहे थे उनको यहाँ पे मार गिराया गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन लोगों को जिनको मार गिराया गया ना उनको नार्को टेररिस्ट यहाँ पे नाम दिया था। फिर उसके बाद
सितंबर में और भी इस तरह से स्ट्राइक्स हुई। अब रिसेंटली अब फिर से एक स्ट्राइक हुई है, तो ऐसे मल्टीपल यूएस ने यहाँ पे वॉरशिप्स डिप्लॉय कर दी हैं एंड इस तरह से जो भी ड्रग कार्टल्स वगैरह हैं या वेनेजुएला ड्रग बोट्स हैं उनको मार गिराया जा रहा है। अब ये चीज़ को देखते हुए वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस माडुरो, इन्होंने यहाँ पे एक तरह की स्टेट ऑफ इमरजेंसी को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है वेनेजुएला के अंदर। तो दैट इज़ द रीसेंट कॉन्सेप्ट। बाकी आप देख सकते हो कि साउथ अमेरिका के नदर्न एज में आपको वेनेजुएला लोकेटेड देखने को मिल जाएगा और ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। उसकी कैपिटल काराकास आपको देखने को मिल जाती है ये यहाँ पे। साथ में ही यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे आपको एंडीज माउंटेन के बारे में पता होगा, ठीक है, काफ़ी कूलर एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हॉट एंड ड्राई एरिया भी है माराकाइबो यहाँ पे। उसके अलावा ओरिनेको प्लेन्स जो हैं एंड गुआना हाईलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वेनेजुएला के रिगार्डिंग वो ये है कि जो ओरोनिको रिवर है वो सबसे लंबी नदी है यहाँ पे वेनेजुएला में। एंड साथ साथ मेजर लेक्स की बात करें, लेक माराकाइबो, लेक यूरी है एंड एंडेस माउंटेन एंजल फॉल्स, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये गुआना हाईलैंड्स में लोकेटेड है। ये फैक्ट डेफिनेटली आप याद रख सकते हो। बाकी इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ पिको बोलीवर, वो नदर्न माउंटेन्स में यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे बोलीवर वर्ड आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें वहाँ की जो करेंसी थी, करेंसी का नाम भी बोलीवर ही था, उसकी वैल्यू लगभग ना के बराबर हो गई थी बिकॉज ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था वासिनार एग्रीमेंट के अरेंजमेंट के बारे में, तो दोस्तों ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है एंड ये नॉन बाइंडिंग है, दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बात करता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन के नॉन प्रोलिफिकेशन के ऊपर, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो गिवन है वो गलत हो जाएगा, तो सेकंड इज़ इनकरेक्ट। बटुकम्मा फेस्टिवल की बात करें तो यस, तेलंगाना का ये स्टेट फेस्टिवल आपका डिक्लेयर हो चुका था 2014 में, दिस इज़ ट्रू। रेड सैंडर्स की बात करें तो IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल नहीं है, बल्कि इसका IUCN स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, इसीलिए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।